आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में जो राशियाँ प्रयुक्त की जाती है उसमें से कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है और वो गणित के सदिश नियमों का पालन करती है, उसको आपको सदिश राशियाँ कहते हैं। यानी इस प्रकार जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ही आवश्यकता होती है और गणित के समान नियमों को पालन करती है वो अदिश राशि होती है, और जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है और वो गणित के सदिश नियमों का पालन करती है, वो सदिश राशियाँ होती है। इस प्रकार आप उसके पूर्व अनुभव के आधार पर ही आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी राशि आपको सदिश है और कौन सी राशि अदिश होती है, लेकिन इसके विषय में जानकारी रखनी चाहिए। जैसे आपका द्रव्यमान है, चाल है, दूरी है, समय है, ऊर्जा है, कार्य है, ये सब कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। तो द्रव्यमान, चाल, दूरी, समय, ऊर्जा, कार्य आपका ये अदिश राशि होती है। उसी प्रकार विभव भी आपका अदिश राशि है। और आपका इसके विपरीत जिस राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो क्या होती है? आपको सदिश राशियाँ होती है। तो सदिश राशि में आपको वही वेग आ जाएगा, संवेग होगा, आवेग होगा, बल होगा, त्वरण होगा। आवेग है, बल है, त्वरण है, अब वैद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब कैसी राशि होगी आपको? तो ये राशि आपकी सदिश राशि है। द्रव्यमान, चाल, दूरी, समय, आयतन, घनत्व होगा, आयतन होगा, ये सब कैसी राशि है? आपका ये अदिश राशि है। और वेग है, संवेग है, आवेग है, बल है, त्वरण है, विस्थापन भी होगा। तो विस्थापन भी क्या होता है? आपका सदिश राशि है। दूरी आपका अदिश है और विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होती है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस अदिश राशि और सदिश राशि के विषय में आप ध्यान उसको याद कर लेंगे कि कौन सी राशि आपको सदिश राशि होती है और अदिश राशि होती है, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आप जवाब दे सकते हैं कि ये राशि आपको सदिश होती है और उपयुक्त राशि आपको अदिश राशि होती है। अब सदिश राशि का योग जो होता है वेक्टर नियमों का पालन करता है। वेक्टर नियम का पालन से यानी उनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करेगा तो r बराबर √ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा होगा, जहाँ थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच का झुकाव कोण है। इसके बाद आपका परिणामी आपको निकालते हैं। तो इस यहाँ हम जो बताने वाले हैं उसमें ये समझिएगा कि कभी भी अगर दो सदिश दिया गया है तो दो सदिशों का परिणामी दोनों के योग से अधिक नहीं हो सकता है और दोनों के अंतर से कम नहीं हो सकता है। यानी रिजल्टेंट जो होगा इस आर की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो p प्लस क्यू होती है और मिनिमम आर जो होता है वो आपका p माइनस क्यू होता है। तो इससे कम नहीं हो सकता और इससे अधिक नहीं हो सकता है, इन दोनों के बीच में संभव हो सकता है। इस प्रकार अगर दो सदिश दिया जाए, एक और एक और माने दो सदिश हैं अगर एक एक दिया जाए, 1 2 दिया जाए, 1 3 दिया जाए और 1 4 दिया जाए तो 1 4 का अंतर जो होगा 3 हो जाएगा। तो इस स्थिति में 1 4 वाला क्या होगा? वो जो होगा उनका परिणामी जो होगा कभी आपका 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका परिणामी जो होगा दोनों के योग और अंतर के बीच ही में होता है, उससे कम नहीं हो सकता है। इसके आधार पर आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर 3 बल किसी पिंड पर कार्य कर रहे हों और पिंड संतुलन की अवस्था में हो तो ये ध्यान रखना होगा कि तीनों बल त्रिभुज की, यहाँ मैंने क्या समझाया? पहले तो यहाँ ये समझाया कि दो सदिशों का परिणामी अधिकतम जो होगा दोनों के योग के बराबर होगा और अंतर कम जो होगा वो अंतर के बराबर होगा। तो अंतर से कम नहीं हो सकता और योग से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। इस तथ्य को ध्यान रख करके आप जवाब देंगे। उसी पल पर सवाल पूछा था कि अगर आपका निम्नलिखित अगर दो सदिश हों और उनका परिणामी 2 नहीं हो सकता है, अगर 1 1 दिया है, आपको 1 2 दिया है, 1 3 दिया और 1 4 दिया है, तो 1 4 का अंतर जो होगा 3 होगा, तो वो आपका 2 नहीं है, अंतर और योग के बीच ही में होता है। इसलिए आपको ये आपका 1 4 कभी भी संभव नहीं है। तो इस तरह से आपका उसी प्रकार आपको 3 अगर सदिश हैं और संतुलन की अवस्था में हैं तो निश्चित रूप से वो त्रिभुज बनाएंगे
और त्रिभुज में आप जानते हैं कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है। इसलिए अगर 3 सदिश दे दिए जाए, 3 आपको मान दे दिए जाए और उनका परिणामी माने वो निम्नलिखित में से 3 सदिश में से कौन संभव नहीं है अगर विकल्प में, तो देखिएगा कि जो बड़ा होगा वो हमेशा दोनों के अन्य दोनों के योग से आपको अधिक नहीं होना चाहिए, शेष दो छोटे के मान से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये अगर सबसे छोटा है, ठीक ना, तो शेष दो आपको के अंतर से आपको कम नहीं होनी चाहिए। अगर इस तथ्य को ध्यान में रख करके ही एक 15 है, एक आपको कड़ी में 50 है और ये 7 है, तो क्या ये संभव है? तो इसका भी क्या होगा आपका लगभग 7 ही के लगभग 7.2 आएगा। तो ये दोनों का योग से भी बड़ा है, इसलिए संभव नहीं है। उसी प्रकार आप कर 15 और 20 और 50 दिया जाएगा तो इसके योग से ही बड़ा है, तो ये भी आपको संभव नहीं है। तो इसके आधार पर दो जो बड़ा होगा वो दोनों के योग से अधिक नहीं होना चाहिए, और अगर छोटा वाला है तो आपका दोनों के अंतर से भी आपको कम नहीं होनी चाहिए। अगर इस स्थिति है तो सबसे छोटा वाला मान शेष दो के अंतर से भी कम नहीं होनी चाहिए, तो उस स्थिति में भी वो आपका संतुलित अवस्था में नहीं होंगे। तो ये अगर वो 3 सदिश संतुलित अवस्था में तो तभी वो त्रिभुज बनाएंगे, तभी होगा। और इस आधार पर ये ध्यान रखना होगा कि दो छोटे वाले का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए और दो बड़े वाले का अंतर हमेशा आपको तीसरे से आपका कम होनी चाहिए। तो इसके आधार पर आपको ध्यान रखेंगे और उसके आधार पर आप जवाब बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगर दे दिया जाए कि दो सदिश हैं और दो समान सदिश हैं, उनका परिणामी भी उसके बराबर है, इस निश्चित रूप से उनके बीच 120 अंश का कोण होगा। दो बराबर परिणामी सदिश और उनका परिमाण भी बराबर होगा, तो इसके मतलब समबाहु त्रिभुज जो बनाएंगे तो निश्चित रूप से 120 अंश के उनके बीच का कोण होगा। इस तथ्य को ध्यान रखना होगा। या ये चीज़ उसके विपरीत पूछ दिया जाए कि दो बराबर सदिश अगर आपका 120 अंश के कोण पर परस्पर कार्यरत हैं तो उनका परिणामी कितना होगा, तो जितना मान दिया होगा उसी के बराबर अगर पी दिया है तो वो भी परिणामी भी पी के ही बराबर होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख करके ऐसे सवालों का आप जवाब बताएंगे। इसके बाद ये तरह से दिया जाए कि एक सदिश है और उसके दो घटक आपको बराबर हैं और एक घटक आपका पूर्व दिशा में है, दूसरा घटक उत्तर दिशा में है, तो उस सदिश की दिशा क्या होगी? इसके मतलब निश्चित रूप से आपको पूर्व और उत्तर माने पूर्व उत्तर दिशा कहेंगे, इन दोनों के मध्य से गुजरेगी। तो ऐसे करके यानी एक घटक उसका पूर्व हो, दूसरा घटक उत्तर है, तो इसके मतलब वो क्या है? वो आपका उत्तर पूर्व दिशा में है वह सदिश और आपका। तो ऐसे करके आप बताएंगे। इसके बाद अगर ये सिर्फ दिया जाए कि एक सदिश आपका 2 इकाई का है, दूसरा आपका 3 इकाई का है, तो और आपका परस्पर लंबो दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो उनका परिणामी आप 2a + b का परिणामी क्या होगा? तो इसके मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 3 होगा, तो परिणामी क्या होगा? जब लंबोत काम करेंगे तो उनका परिणामी आपको 5 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार अगर दे दिया जाए कि 12 हैं और 5 हैं, परस्पर अगर आपको कितने अंश कोण प्रकार कर रहे हैं कि उनका परिणामी 13 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कितने अंश प्रकार कर रहे हैं? 90 अंश कोण प्रकार कर रहे हैं, तो उनका परिणामी आपको 13 के बराबर होगा। इसके बाद अगर ये दिया जाए कि जैसे रेखीय संवेग है, त्वरण है, आपका रेखीय गतिज ऊर्जा है, संवेग है, कौन सी राशि इसमें सदिश नहीं है? तो आपको गतिज ऊर्जा जो होती है, पूछा गया है कि एक जहाज जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पहले 1 घंटा उत्तर की तरफ गया। इसके बाद आपको पुनः आपको 1 घंटा आपको 90 अंश कोण पर मुड़ते हुए आपका पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गया, तो उनका औसत वेग कितना होगा? एक जहाज 12 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 1 घंटा तक उत्तर दिशा में गया, पुनः आपको मुड़ते हुए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आपका 1 घंटा पूरब दिशा में गया, तो उसका औसत वेग तो 1 घंटा माने 12 गया था आपका उत्तर में, 5 गया था वो पूरब में, तो इसके मतलब उसका विस्थापन 13 हुआ
अब चूंकि वो 2 घंटा का विस्थापन है, इसलिए उसका औसत वेग जो होगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा का होगा। तो ऐसे करके विस्थापन के बाद औसत वेग उसकी ऐसे करके आपको एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 2 घंटा तक आपको पूर्व दिशा में जाता है, पुनः 120 अंश के कोण पर मुड़ते हुए 1 घंटा तक और उसी वेग से जाता है और पुनः रुक जाता है, तो इस स्थिति में उसका विस्थापन कितना हुआ? तो आपको ये 2 घंटा तक गया है, इसके मतलब 80 किलोमीटर यहीं चला गया, और फिर 120 अंश के कोण पर 40 किलोमीटर गया है। इस आधार पर उसका परिणाम निकालेंगे तो 80 का वर्ग 40 का वर्ग 2 गुणे 80 गुणे 40 और काश 120 अंश का मान -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार निकाल देंगे तो 40 कड़ी में 3 मान आ जाएगा। तो ऐसे उसका एक घटक एक शख्स, अगर इस तरह से पूछ दिया जाए कि एक सदिश है जिसका परिणाम 5 न्यूटन का है, उसका एक घटक एक शख्स के अंदिश है और दूसरा घटक परिणामी तथा पहले घटक के आपका कोटिपूरक कोण की दिशा में स्थित है, तो इसके मतलब कि कोटिपूरक कोण की दिशा में स्थित है, निश्चित रूप से वो आपको y अक्ष दिशा में, y अक्ष धन दिशा में स्थित होगा। तो ऐसे करके आप जवाब बताएंगे। इसके बाद अगर आपको ये दे जाए कि एक विद्यार्थी पहले आपको 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, 1 किलोमीटर पहले पूर्व की तरफ गया, 3 किलोमीटर दक्षिण तरफ गया और पुनः 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गया, तो इस स्थिति में उसका आपका परिणामी तो 1 किलोमीटर यहाँ गया था, 3 ये है, तो इसके मतलब 1 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। इस प्रकार परिणामी विस्थापन 3√2 हो जाएगी। तो ऐसे करके उसका परिणामी विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। एक गाय 100 किलोमीटर पहले पूर्व दिशा में जाती है, उसके बाद आपको पूरब उत्तर दिशा में आपको 50 मीटर चलती है, तो उसका परिणामी विस्थापन कितना होगा? तो लगभग में ये आपको निकालेंगे, पूरब उत्तर दिशा में 45 कोण पर गई है, इसका मतलब तो इसके अर्थ ये होगा कि इसका निकालेंगे तो लगभग 140 आएगा। तो इसको तो याद ही रखिएगा कि 140 आता है। एक सदिश आपका किसी क्षण एक पिंड का वेग के 2 घटक, एक घटक पूर्व दिशा में है और दूसरा घटक उसका उत्तर दिशा में है, तो परिणामी किस दिशा में कार्य करेगा? इसके मतलब दोनों बराबर होंगे, तो परिणामी पूर्व उत्तर दिशा में कार्य करेगा। इसके बाद एक कार पहले 50 किलोमीटर पूर्व जाती है, बाद में 150 किलोमीटर उत्तर जाती है, तो कार का विस्थापन कितना होगा? तो अब आपका 50 किलोमीटर पहले पूर्व और 150 किलोमीटर उत्तर दिशा में वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से इसको सिंपल करके मान निकालना होगा। एक दिया है कि समान परिमाण के 5 बल हैं और एक पंचभुज के भुजाओं के अंदिश कार्य कर रहे हैं, पंचभुज के भुजाओं के अंदिश कार्य कर रहे हैं, और उस स्थिति में उसका परिणामी पूछ रहा है, ठीक ना? सभी समान परिणाम के और 5 न्यूटन के हैं, तो ध्यान रखना होगा कि जो ए बी दिशा में परिणामी होगा और ए बी और बी सी दिशा में परिणामी ये 5 का होगा, उसका परिणामी ए सी दिशा में कार्य करेगा, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाएगा, और फिर ए सी प्लस सी डी जो होगा, ए सी प्लस सी डी ये क्या हो जाएगा? ए डी के बराबर होगा, और ए डी प्लस डी ई बराबर ए ई के बराबर होगा। इस प्रकार आपको ये जो 4 उसके भुजाओं के अंदिश कार्य कर रहे हैं, सबका रिजल्टेंट जो होगा आपको ए ई के बराबर हो जाएगा, यानी आपको वो भी 5 न्यूटन के बराबर होगा। इसके आधार पर अगर 5 के कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणामी विकल्प भी क्या होगा? 5 ही आपको बताना होगा। एक को ध्यान रखना है इस सदिश के ही कि अगर कोई दिया जाए कि कोई उत्तर दिशा में जा रहा है और फिर वो आपको चाहे उत्तर दिशा में जाने के बाद वो पश्चिम दिशा में अगर मुड़ जाता है या आपको पूर्व दिशा में मुड़ने के, इन कभी भी 90 अंश कोण पर मुड़ने की बात कही जा रही है, तो 90 अंश कोण पर मुड़ने की बात कही जाएगी, तो जिस वेग से वो चल रहा होगा उसमें √2 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक ना? कि 90 अंश कोण पर विस्थापन होता है तो उसके वेग में परिवर्तन √2 गुना हो जाता है। और अगर अर्धवृत्ताकार पथ पर अगर चल करके उसका परिणामी विस्थापन आधी दूरी तय करने के बाद तो उसका डबल करके बताएंगे कि परिणामी विस्थापन जितना दिया होगा उसका डबल बताएंगे,
ठीक ना, कि उसका परिणामी विस्थापन आपको एक अर्धवृत्ताकार चलने के पश्चात उसका डबल कर देंगे और पूरा अगर चला जाएगा उस स्थिति में वो 0 हो जाएगा। तो इस तथ्य का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, कि इस तरह से उसका परिणामी क्या होगा। अगर दिया जाए कि 5 न्यूटन है और 8 न्यूटन के हैं